आज मैं आप लोगों को नमस्कार करके आप लोगों को मैं कुछ इमरजेंसी के अधिकार, आपका इमरजेंसी में और फंडामेंटल राइट के बारे में क्या विविधताएं हैं, क्या अधिकार हैं आपके इमरजेंसी में, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसे आपको जानने के लिए, जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप अपने अधिकार का पालन नहीं करेंगे या उनसे आप अपने अधिकार की मांग नहीं कर पाएंगे। हमारे संविधान निर्माता ने यह स्वीकार और यह तथ्य स्वीकार किया कि राष्ट्रीय संकट के समय वैयक्तिक स्वतंत्रता यानी पर्सनल इंडिपेंडेंस, पर्सनल लिबर्टी, जो पर्सनल लिबर्टी शब्द है ये इसका मतलब होता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अपेक्षा राष्ट्र की सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण होती है और इसी उद्देश्य से संविधान में आपात उपबंधों को समाविष्ट किया गया। इसमें आपको अनुच्छेद 352 यह बताता है कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है या पता चल जाता है अपने सूत्रों से कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान हो चुकी है, तो क्या करते हैं ये लोग जिसमें युद्ध या बाह्य आक्रमण यानी बाहर से आक्रमण या युद्ध की स्थिति या सशस्त्र विद्रोह, सेना के विद्रोह के कारण या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग को सुरक्षा संकट, अगर सुरक्षा संकट उत्पन्न हो जाए तो आपातकाल की घोषणा कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी। किस नियम के तहत? अनुच्छेद 352 के तहत। ऐसी घोषणा संकट या सन्निकट होने पर भी की जा सकती है। भाई, संकट के समय भी की जा सकती है और संकट आने का पता चले कि संकट आने वाली है उससे पहले ही किया जा सकता है ताकि उसका निवारण हो सके। समझे? आप लोगों को अब मैं बताने जाता हूँ कि अर्थात युद्ध या किसी आक्रमण या विद्रोह के वास्तव में होने के पहले भी की जा सकती है। राष्ट्रपति द्वारा देश के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है? देश में आपात के विद्यमान होने की घोषणा का नागरिकों के मूल अधिकारों का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। अनुच्छेद 358 यह बताता है कि जब आपात की घोषणा प्रवर्तन में होती है तो अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त जो अधिकार दिया जाता है वो समाप्त हो जाते हैं, उस पर रिस्ट्रिक्शन लग जाती हैं, यानी उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और सरकार विधायी शक्ति यानी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स
पर अनुच्छेद 19 द्वारा लगाए गए निर्बंधन समाप्त हो जाते हैं। आपातकालीन काल में सरकार द्वारा पारित किसी भी विधि या उसकी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग में किए गए किसी कृत्य को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। उसमें इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि ये आपातकाल के समय हमारे साथ आते इन्होंने अभद्रता की या मूल अधिकार का हनन किया, तो इस आधार पर हम उसके वो नहीं कर सकते हैं, उस पर ना आवाज़ नहीं उठा सकते हैं या ना मुकदमा कर सकते हैं न्यायालय में, उसकी व्यक्ति के खिलाफ नहीं कर सकते हैं। कि वह अनुच्छेद 19 में प्रदत्त अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं। आपातकालीन के दौरान किए गए कृत्यों के विरुद्ध आपात समाप्ति के पश्चात भी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इतना ही नहीं, अनुच्छेद 359 द्वारा राष्ट्रपति को यह भी शक्ति प्रदान की गई है कि वह भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के न्यायालय द्वारा प्रवर्तन के अधिकार का निलंबन कर सकता है। यानी न्यायालय का भी ये निलंबन कर सकता है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तन के अधिकार को निलंबन कर सकता है। ऐसा करने के लिए राष्ट्रपति को इस आशय का आदेश जारी करना होगा जिसमें वह उन अधिकारों का उल्लेख करेगा और जिन्हें आपातकाल में निलंबित करना चाहता है। अब आपको 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अनुच्छेद 19A संविधान में अनुच्छेद 19A में प्रदत्त अधिकारों को अब कुछ देश पर युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण देश की सुरक्षा के लिए संकट उत्पन्न होने की दशा में निलंबित किया जा सकता है। जैसे सशस्त्र विद्रोह के आधार पर मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। दूसरे, अनुच्छेद 358 केवल उन कानूनों को संरक्षण प्रदान करेगा जो वो आपात से संबंधित हैं। अन्य कानूनों को आपातकाल में भी चुनौती दी जा सकती है। इस संशोधन द्वारा 359 अनुच्छेद 359 के संशोधन करके यह स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति को अब अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित करने की शक्ति नहीं होगी। भविष्य में अब अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है, जैसा कि 1975 में प्रवर्तित आपातकाल में कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया था।
इस संशोधन का उद्देश्य सन 1975 में प्रवर्तित आपातकाल के दौरान हुई घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकना है। अगले वीडियो में मैं आपको मूल अधिकार में राज्य के विरुद्ध संरक्षण कैसे प्राप्त किया जाता है उसके बाद